नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश करती हुई दिख रही है। सवाल सिर्फ हमला होने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अब कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बचा है। यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान इलाके के निजने कामस्क शहर पर ड्रोन हमला किया है और ये शहर यूक्रेन की सीमा से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। रूस कह रहा है कि निशाने पर कोई सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि आम नागरिक थे। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिन्हें वो युद्ध में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी ढांचा मानता है। और इसी बीच रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 1100 किलोमीटर दूर हमला यूक्रेन की नई सैन्य क्षमता का संकेत है? क्या ड्रोन अब पारंपरिक मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक हथियार बन चुके हैं? और आम नागरिकों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और सबसे अहम, क्या ड्रोन युद्ध दुनिया को एक लंबे और अंधाधुंध संघर्ष की तरफ धकेल रहा है? तो सवाल लगातार उठने लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह से पलटवार कर रहा है और ऐसे में 1100 किलोमीटर की दूरी के बाद जिस तरह से यूक्रेन का ये हमला देखने को मिला है, ड्रोन अटैक ही माना जा रहा है और अपने आप में ये बड़ा हमला है, जिससे ये पता चल रहा है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन अब इस कदर और ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिए हैं कि उनकी दूरी भी बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर रूस पर यूक्रेन का ये बड़ा ड्रोन अटैक। तो तारस्तान के निजने कामस्क शहर में धमाके हुए हैं। 13 लोगों की मौत की खबर है, एक बच्चा भी इसमें शामिल है, 39 घायल है। तो रूस का दावा 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है, एक बच्चा भी इसमें शामिल है, 39 लोग घायल हुए हैं। तो ये रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। तातारस्तान के निजने कामस्क शहर में धमाके हुए हैं और 13 लोगों की मौत यहां पर हो जाती है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। 39 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो रूस का दावा है 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन का ये हमला हुआ है, 13 लोगों की मौत जिसमें हो जाती है और ऐसे में 39 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन अटैक था ये यूक्रेन की तरफ से। तो बड़ा ड्रोन हमला ये माना जा रहा है, जिसमें बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर रूस पर यूक्रेन ने ये अटैक किया है। तो क्षमता इस ड्रोन की इतनी थी कि 1100 किलोमीटर की दूरी भी ये तय करता है और उसके बाद ये बड़ा भीषण हमला बताया जा रहा है। और वहीं रूस के वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। रूस के वोरोनिश से खबर, जहां पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया है। तो ड्रोन हमले के बाद परिसर में भीषण आग लग गई है। रूस के वोरोनिश इलाके में ये ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन की तरफ से वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद परिसर में भीषण आग लगी है। तो रूस के वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन हमला और ऐसे में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद परिसर में भीषण आग लगी है। रूस के वोरोनिश में यह अटैक हुआ है। वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया है। और आज हम इसी पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी भी अब से कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें देवनाथ सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो 1100 किलोमीटर दूर अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से, क्या माना जाए ड्रोन अटैक था, लेकिन इसकी क्षमता इतनी थी कि काफी नुकसान रूस में हुआ है और तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ गीतू, हम में से जो भी एयरफोर्स में रह चुके हैं, हमारे लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक खबरें हैं कि हम रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतरीन मानते थे और ये मानते थे कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम तो तीन तीन लेयर्स में है। और ये भी माना जाता था कि रशिया की रेडार सिस्टम, सर्विलेंस रेडार सिस्टम इतना अच्छा है कि वो रूस के अंदर से
यूक्रेन के अंदर तक देख पाते, तो अंदाजा हम लोग इस युद्ध के पहले ऐसा लगाते थे कि यूक्रेन से जैसे ही कोई जहाज या ड्रोन टेक ऑफ भी करेगा, लॉन्च होगा, तो तुरंत जब वो यूक्रेन के एयरफील्ड या लॉन्च पैड से टेक ऑफ करेगा, रशियन सर्वेलेंस रडार्स को पता लग जाना चाहिए। लेकिन एक अद्भुत बात अब ये हो रही है कि पता लग रहा है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के इन सर्वेलेंस ड्रोन्स को ढूंढने में अपने को नाकामयाब साबित हो रहा है। उसके बाद हमारा अंदाजा ये था कि रशिया के पास जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो तीन तीन लेयर में काम करती हैं, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज। यानी जैसे S-400 है और दूसरे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो यूक्रेन के इन ड्रोन्स को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी तक मार गिरा सकते हैं। और इसके बाद रशिया के पास दूसरे जो टैक्टिकल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो भी रूस के इतने इफेक्टिव हम समझते थे हैं कि टर्मिनल फेस में इन ड्रोन्स को जब वो 20 किलोमीटर दूर हैं, 10 किलोमीटर दूर है, शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी जब सिंदूर के टाइम में हमने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने, तो हमने जो शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट गन होती हैं, जिनकी इफेक्टिव रेंज महज 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होती है, उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जब ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन टारगेट के ऊपर, टारगेट से महज 10 सेकेंड, 5 सेकेंड दूर होते थे, हम उनको शूट डाउन किए हैं। तो ये बड़ी अद्भुत डेवलपमेंट है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब हो रहा है इस तरह से। जी बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर अजीत, आप ये देखिए, अगर यूक्रेन की क्षमता ड्रोन अटैक में इतनी बढ़ जाएगी तो आने वाले दिनों में क्या माना जाए? इसी तरह से ड्रोन अटैक रूस पर करता रहेगा यूक्रेन, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? क्या यूक्रेन को इस तरह के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, इस तरह के जो मॉडर्नाइज्ड ड्रोन्स हैं वो उसे किसी और से मिल रहे हैं? क्या माना जाए इसमें? गीतू जी, देखिए, जिस तरह से जितना स्ट्रेटेजिकली, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही प्लान्ड वे में यूक्रेन आगे बढ़ा है, और निश्चित रूप से उसको नेटो की, यूरोप के देशों की और अमेरिका की सहायता तो मिल रही है। और ये सिर्फ ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में नहीं मिल रही है, मिसाइल क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। और अभी तो अमेरिका ने ये भी उसको कहा है कि मिसाइल के लिए, खास करके जो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियोट मिसाइल है, उसका लाइसेंस भी देने की बातें हुई हैं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है यूक्रेन ने इस 4 साल से ज्यादा चल रहे युद्ध में अपने आप को और अधिक मजबूत किया है, अपनी टेक्नोलॉजी को और इजाद किया है बेहतर, और उसकी वजह से ड्रोन जो प्रोड्यूस करने की उसकी क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ी है। तो एक तरफ तो उसका प्रोडक्शन उसको बढ़ाने में सफल रहा है, दूसरी तरफ उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी मारक क्षमता को भी और बेहतर करने में सफल रहा है। और उसी का परिणाम देख लीजिए कि रूस के अंदर, मतलब 1100-1200 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाके वो मार करने की और वो घातक मार करने की उसकी क्षमता उसने दिखाई है, और लगातार दिखाई है। ये दिखाता है कि उसके पास खास करके ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है, जो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को बेधने में एक तरह से कामयाब रहा है। और ये सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसको अटैक करना ही नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिकली ऐसे ऐसे एरियाज पे उसने अटैक किए हैं, जैसे फ्यूल जो स्टोरेज है, उसके भंडार हैं कह लीजिए रूस के, उस पे अटैक किया है। और जो उसके रूस के प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन सेंटर है, उस पे अटैक किया है। तो एक तरह से रूस की इकोनॉमी और वॉर इकोनॉमी को जो फंड करती है, पेट्रोलियम, उसी को अटैक करके उसने कोशिश की है वॉर फंडिंग को रोकने की। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कह लीजिए रणनीतिक मूव उसने उठाया है, और उसका परिणाम दिख रहा है कि वो 4 साल से ज्यादा रूस जैसी बहुत बड़ी जो सैन्य ताकत है उसके सामने खड़ा ही नहीं रहना, उसको एक अच्छी टक्कर दे रहा है। निश्चित रूप से अमेरिका और नेटो की इसमें सहभागिता है, उसके बिना तो यूक्रेन इतना नहीं टिक पाता। लेकिन दूसरी तरफ रूस भी कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है, जबकि उसके खबरें ऐसी भी आती हैं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और ड्रोन, दूसरी तरफ ईरान ने भी रूस को सहायता कहीं ना कहीं दी है।
तो इसके बावजूद रूस के अंदर अगर यूक्रेन इतनी तगड़ी मार कर पा रहा है तो निश्चित रूप से यूक्रेन अभी भी मुझे लगता है खड़ा होने की स्थिति में है। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है डोनेट्स्क में यूक्रेन का एफपीवी ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर डोनेट्स्क से, जहां पर यूक्रेन का एफपीवी ड्रोन अटैक, रूसी हमलावर टुकड़ी पर कई सटीक हमले हुए हैं। तो फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर पीछे लॉन्च पॉइंट बना निशाना, हल्के सैन्य वाहनों के समूह को टारगेट किया गया। यूक्रेन ने रूसी लॉन्च साइट पर बोला हमला। एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक से रूसी टुकड़ी में हड़कंप, फ्रंटलाइन के पीछे भी यूक्रेन के ड्रोन हमले तेज। तो डोनेट्स्क में ड्रोन युद्ध और घातक हुआ है। रूसी हमलावर टुकड़ी पर यह हमला हुआ, डोनेट्स्क में ड्रोन युद्ध और ज्यादा घातक होते हुए। तो देवराज सर, ये माना जाए कि अब ऐसा लग रहा है कि जो जंग है ड्रोन से ही लड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से एफपीवी ड्रोन अटैक हुआ है डोनेट्स्क में, यूक्रेन का ये बड़ा अटैक माना जा रहा है और हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाथ है वो किसी और देश का, नेटो का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है। लेकिन सामने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए, यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है वो खत्म होना चाहिए, जिसके लिए वो पहल करते हुए भी दिखाई दिए। गीतू जी, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसका इस्तेमाल करते हुए इस जंग को बहुत पहले ही उन्होंने कोशिश की बंद करने की। दिक्कत ये आ रही है कि जेलेंस्की ने कहा है कि वो ये युद्ध तभी ही बंद करेंगे जब रूस जो ऑक्युपाइड पोर्शन है यूक्रेन का उसको खाली करेगा। अब दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, इन सब एरिया पर रूस का कब्जा है। यानी यूक्रेन का करीबन 20% एरिया जो है वो रूस के नीचे है। ऐसे में जेलेंस्की अगर युद्ध को रोक देते हैं तो फिर जेलेंस्की के पॉलिटिकल फ्यूचर को एकदम खतरा है, क्योंकि फिर अगले इलेक्शन में जो कि ऑलरेडी ड्यू हैं, जेलेंस्की और उनकी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि यूक्रेन की जनता ये चाहती है कि पहले रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ दिया जाए। जो क्रीमिया का एरिया है वहां तो रशिया ने 2015 से ही कब्जा किया हुआ है और क्रीमिया हमेशा यूक्रेन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट रहा है, इंडस्ट्रियल हब रहा है। तो ये जेलेंस्की राजी नहीं हो रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि जेलेंस्की राजी हो जाएं युद्ध विराम के लिए, तो उसका एक ही तरीका है कि जेलेंस्की को नेटो देशों को बोलना पड़ेगा, यूरोप के देशों को बोलना पड़ेगा कि आस्ते आस्ते यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई हो रही है उसको कम कर दें। अगर यूक्रेन में जेलेंस्की के पास हथियारों की थोड़ी सी कमी हो जाती तो शायद वो मजबूरी में सीज फायर के लिए जो पीस प्रपोजल है उसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जी जीतू जी। बिल्कुल। और ऐसे में अजिताभ सर, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ये चाहता है कि कुछ जंग तो चलती रहे वो अच्छा है, यहाँ पर रूस और भारत की साझेदारी भी जिस तरह से रही है और एक तरह से भारत ने अपने ऑल्टरनेटिव्स ऊर्जा को लेकर तैयार किए हैं, तो रूस से अच्छा विकल्प कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका की रणनीति में ये भी शामिल हो गया है कि इतना रूस को एंगेज कर दिया जाए कि वो कम से कम अपने बिजनेस के बारे में, अपने व्यापार के बारे में ना सोच पाए। बिल्कुल गीतू जी, देखिए ये इलेक्शन के समय इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ये प्रॉमिस किया था, अपनी जनता से प्रॉमिस किया था कि 48 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। हो उसके उलट रहा है। वो कहते फिरे और इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था अमेरिका की जनता से कि भाई अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं घसीटेंगे और डोमेस्टिक डेवलपमेंट की वो बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें, चाहे वो यूक्रेन की वार हो, चाहे वो ईरान में जिस तरह से उन्होंने किया या वेनेजुएला में किया, वो दिखाता है कि कहने का और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देखिए, एक तरफ तो यूक्रेन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली जो अटैक किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इसकी खबरें तो यहाँ तक आई कि उसने सऊदी अरब को सपोर्ट की बात हुई कि ड्रोन से वो सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे यूएई में भी इस तरह की बातें आई। अब देखिए, चूंकि रूस का एरिया बहुत बड़ा है तो वैसे एरिया को डिफेंड करना रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा, तब जबकि यूक्रेन अंदर तक मार करने की क्षमता वाला ड्रोन डेवलप कर चुका है और बार बार अंदर जाके 2000 किलोमीटर अंदर रूस के टारगेट कर रहा है।
रूस की रणनीति थी कि जो उसके बॉर्डर एरियाज है वहां एयर डिफेंस सिस्टम उसने ज्यादा डिप्लॉय किया था। उसको लग रहा था कि यूक्रेन अंदर तक तो जाएगा नहीं। अब उसके साथ चैलेंज है कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है और इतना बड़ा एरिया है, बड़ा है रूस, कि पूरे एरिया को डिफेंड करना। आप सोचिए, साइबेरिया तक अगर यूक्रेन मार कर रहा है तो रूस वहां पे लाचार सा दिख रहा है, क्योंकि उसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसको रोकने में ड्रोन को वो सफल नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पहले ये यूक्रेन के पास चैलेंज था कि छोटा एरिया होने की वजह से रूस उसको कहीं भी जाके किसी भी समय मार पा रहा था। तो एक तरफ तो देखिए कि ये दोनों की स्ट्रेटजी में चेंज और ज्योग्राफी का जो एक पॉजिटिव और निगेटिव है वो अब सामने खुल के आ गया। जी। दूसरी तरफ ने आपने भारत की बात की, तो निश्चित रूप से अमेरिका तो हमेशा ये चाहता है कि भारत को भी, उसके एक डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो उन्होंने तो भारत में आके इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि वो नहीं चाहता कि चीन जैसा कोई और ज्यादा बड़ा कंपटीटर अमेरिका के लिए खड़ा हो। और कहीं ना कहीं भारत उस स्थिति में अब दिख रहा है, जिस तरह का विकास, जिस तरह की क्षमता भारत ने दिखाई है, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा उसके आधिपत्य में बट्टा लगता दिख रहा है। और उसी की वजह से इस तरह के छेड़छाड़ भारत को डिस्टेबलाइज करना, मैं कहूंगा। एक तरफ तेल के और गैस के जो सोर्सेज हैं उसको आप डिसरप्ट किया, दूसरी तरफ रूस पे बार बार, रूस के बहाने रूस पर सैंक्शन और भारत पे भी सैंक्शन लगा लगा के उन्होंने कोशिश की है कि एक तरफ रूस को डिस्टेबलाइज किया, जो दूसरी तरफ भारत जैसे जो उभरते सैन्य और आर्थिक ताकत दुनिया में है उसको भी बहुत उभरने ना दिया जाए, बढ़ने ना दिया जाए। बिल्कुल, और ये बात सही भी है, और ऐसे में अब लग रहा है कि कई साझेदारियां बन भी रही है, कुछ बिगड़ भी रही है। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, आपका स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। रूस को उत्तर कोरिया की नई मदद, ये जेलेंस्की ने दावा किया है। रूस अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है, रूस अकेले लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए अब नॉर्थ कोरिया की मदद मिल रही है रूस को। तो ये दावा कर रहे हैं जेलेंस्की, किस वजह से कर रहे हैं ये भी साफ नहीं हो पाया है। मनोज जी, आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या सोर्स है जेलेंस्की के पास जो उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर उत्तर कोरिया की मदद रूस को मिल रही है। अनम्यूट कर लीजिएगा मनोज जी। जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अभी आपकी आवाज़ हम तक नहीं मिल रही है। और ऐसे में यहाँ पर देवनाथ सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जेलेंस्की जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनपुट जरूर रहा होगा, लेकिन ये नए समीकरण जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ रितु, जब से ये युद्ध चालू हुआ है नॉर्थ कोरिया ने लगातार रशिया की है। आज से 2 साल पहले खबरें ऐसी आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने 2 लाख राउंड्स यानी आर्टिलरी के सप्लाई किए हैं रशियन आर्टिलरी को। और आज से 1 साल पहले ऐसी खबरें आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने 10,000 ट्रुप्स जो हैं वो रूस की मदद के लिए डिप्लॉय किए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही जेलेंस्की ने फिर से दावा किया है कि अब नॉर्थ कोरिया 30,000 यानी या 50,000 ट्रुप्स जो हैं वो रशिया में भेज रहा है यूक्रेन फ्रंट पर लड़ने के लिए। तो जेलेंस्की का ये दावा जो है इस तरह से तो सही हो सकता है कि हाँ, नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स डिप्लॉय हो सकते हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर, लेकिन 50,000 ट्रुप्स कुछ ज्यादा ही नंबर लग रहा है। 30,000 ट्रुप्स वो भी कुछ ज्यादा ही नंबर लग रहा है। होना ये है कि ठीक है, नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स आएंगे, 10,000 ट्रुप्स आएंगे, 15,000 ट्रुप्स आएंगे और रूस के समर्थन में यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स जब पिछले बार भी 10,000 डिप्लॉय हुए थे तो युद्ध क्षेत्र में बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए थे। उन्होंने 1-2 किलोमीटर कहीं अंदर घुस पाए थे। लेकिन ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया और यूक्रेन की हम बात करते हैं तो इन लोगों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में संबंध कैसे हैं, उस आधार पर हम कैसे देखें? और यूक्रेन के संबंध हमेशा से थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि नॉर्थ कोरिया ने हमेशा से ही अपने को रशिया के अलाइनमेंट में रखा।
और जब यूक्रेन टूट गया, 1992 की बात है, जब 1992 में यूक्रेन यूएसएसआर यानी रशिया से टूटकर अलग हो गया, तब से ही रशिया ने अपने जो चहेते नॉर्थ कोरिया को बता दिया था कि आप किसी भी ऐसे देश को फॉलो नहीं करोगे जो कि रशिया से टूट गया हो। जी। और नॉर्थ कोरिया की एक और बात यह है कि किम जोंग उनको मालूम है कि अगर उन्हें अमेरिका के खिलाफ जापान और दक्षिण को खिलाफ जिंदा रहना है, जी। तो किम जोंग उनको मालूम है कि चीन को साथ में रखना पड़ेगा, रूस को साथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और तो शायद इसी वजह से ये एक नया मोर्चा, एक नया फ्रंट भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज जी, आप कितना सहमत है इस बात से? क्योंकि जेलेंस्की अगर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट रूस को मिल रहा है, तो उसके बाद आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे? मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अजिताभ सर क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, गीतू जी, पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि अभी जैसे हमने सुना कि पाकिस्तान और ये मक्का जो समझौता अभी बहुत इस चर्चा में है, जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी ने मिलकर बनाया है, ऐसा ही एक समझौता रूस और उत्तर कोरिया के बीच है। 2024 में इन दोनों देशों ने एक व्यापक रणनीतिक समझौता किया था और उस समझौते में ये क्लियर कट है कि एक देश दूसरे देश पे अगर अटैक होता है तो वो सैन्य और अन्य तरह के सपोर्ट दूसरे को एक्सटेंड करेंगे। उसी समझौता 2024 का नॉर्थ कोरिया और रूस के समझौता के तहत ये सारी एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और देखिए, 2024 में युद्ध, यूक्रेन युद्ध के बीच में ये समझौता हुआ था नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में। और चूंकि नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है और सैन्य क्षमता भी उसकी काफी बढ़ी हुई है, उसके पास सैनिक क्षमता भी काफी है, तो दोनों तरह से, एक तरफ तो वो अपने ड्रोन और मिसाइल से रूस को मदद कर रहा है, दूसरी तरफ उसने अपने सैनिक भी रूस को सपोर्ट किए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट उसी को दिखाता है कि इस तरह के जो समझौते, रणनीतिक या सैन्य समझौते होते हैं, कोई नई बात नहीं है। रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के पूरक हैं, कह लीजिए आप। और वहां पे रूस जब चैलेंज की स्थिति में अभी आया है तो नॉर्थ कोरिया उसको और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस भी नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के न चाहते हुए भी तेल और गैस की अबाध आपूर्ति कर रहा है। तो इट्स ए गिव एंड टेक, कह लीजिए। और उसी का परिणाम है कि आज रूस को नॉर्थ कोरिया से जबरदस्त सहायता मिल रही है। और कहीं ना कहीं जेलेंस्की को ये खटक रहा है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया और चीन, ये तीनों एक तरह से कह लीजिए रूस की सहायता में खड़े हैं। और उससे ये जेलेंस्की के प्रॉब्लम्स अमेरिका और यूरोप के नेटो के सपोर्ट के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और यूक्रेन में जो तबाही बर्बादी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं ये जो कॉलिशन ऑफ विलिंग है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण बनते हैं। लेकिन फिलहाल ये तैयारी है कि अभी ये युद्ध की स्थिति ना तो खत्म होगी देवनाथ सर, और ना ही कोई और ऑप्शन अभी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, धड़े जरूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वैश्विक पटल पर अगर देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ एक नई रणनीति के तहत एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ रितु जी, हो ये रहा है कि अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री तौर पे तो अलाइंड काफी सारे देश हैं। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान। एक और दिक्कत भविष्य में अमेरिका के लिए होने वाली है कि कई देश अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे ब्राजील है, यूरोप के काफी सारे देश हैं जो अमेरिका की विदेश नीति से प्रसन्न नहीं है। भारत को भी अमेरिका के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक और तो और ट्रेड, अभी टैरिफ पर कतें हो रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये जो देश हैं सब मिलकर भविष्य में चाहे एससीओ के छत्रछाया में या ब्रिक्स की छत्रछाया में एक एंटी अमेरिकन ट्रेड बॉडीज बनाए, क्योंकि अमेरिका ट्रेड, फाइनेंस
का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सारे देशों को पीछे धकेलने की बिल्कुल। कोशिश कर रहा है। यानी कि एक नया धड़ा भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिक्स देशों की बात करें तो इसमें भी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ और भी एड ऑन होता हुआ दिखाई देगा। बात अमेरिका ईरान की जंग को लेकर, मध्य पूर्व फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बेहद तीखा हमला बोला है। ट्रंप का कहना है, ईरान ने अगर हर्जाना मांगा तो अमेरिका भी पिछले 50 साल के नुकसान का हिसाब मांगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को मुआवजा देने की भी बात उठाई है। तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रतिबंधों से तेहरान नहीं झुकेगा। उधर लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, यमन में हूती हमले और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी वायरल सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप का बयान सिर्फ चुनावी आक्रामकता है या ईरान पर नई रणनीतिक दबाव की शुरुआत? क्या अमेरिका और ईरान सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या मध्य पूर्व में एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष आकार ले रहा है? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा हमला। ईरान ने हर्जाना मांगा तो हम भी हिसाब मांगेंगे। 50 साल के नुकसान का हिसाब चाहिए। प्रदर्शनकारियों के परिवारों को मुआवजे की मांग, अगर हर्जाना देना है तो ईरान दे। तो यहां पर ईरान पर ही पलटवार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। देवनाथ सर, आपसे हम इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह की बयानबाजी है। ईरान एक तरफ बार बार हर्जाने की बात करते, लेकिन यहाँ पर तो ट्रंप ने भी ट्रंप कार्ड चल दिया है। हाँ गीतू जी, हो ये रहा है कि अब ट्रंप जो है जरा हड़बड़ी में है। उनको ईरान के ऊपर मिलिट्री विक्ट्री तो मिल नहीं रही, तो अपने रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट बेस को प्रसन्न करने के लिए वो इस तरह के राजनीतिक कूटनीतिक भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। अभी देखिए, नवंबर में अगर वहाँ इलेक्शन होने हैं तो बस 2 ही महीने बीच में बचे हैं, सितंबर और अक्टूबर। और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि डेमोक्रेट्स बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड हो गए हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स को एक मुद्दा मिल गया है इस युद्ध से कि अमेरिका ने गलती से, डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से इस युद्ध को ज्वाइन किया है। दूसरा, रिपब्लिकन पार्टी को मुद्दा मिल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध तो चालू किया और अब जीत भी नहीं पा रहे हैं। और जब से एमओयू साइन हुए हैं, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध प्रचार अमेरिका में इस तरह से कर रहे हैं डेमोक्रेट्स कि देखो, जो एमओयू साइन हुआ है उसमें सारा जो जितने बिंदु हैं सब ईरान के फेवर में है और अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध में है। तो जो इजरायली सपोर्ट लॉबी है वो भी इस एमओयू के खिलाफ है, क्योंकि जो ज्यूज इन्फ्लुएंसर्स हैं अमेरिका में, जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में फंडिंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी की, उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एमओयू को अगर आगे बढ़ाया तो जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ईरान 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, सब पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। और अब तो नेतन्याहू भी काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप से नाराज लग रहे हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को बार बार इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, जैसे कि वो अभी भी ईरान के ऊपर बिल्कुल। और यहाँ पर सर ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वर्चस्व कायम करने की तो सोची, लेकिन एक रणनीति नहीं बनाई। डॉक्टर अजिताभ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ट्रंप लगातार ये चाहते हैं कि वो सभी देशों पर कब्जा कर ले। कब्जा ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व रहे, अमेरिका हर जगह ये दिखाए कि देखिए हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो क्या माना जाए कि अब जिस तरह से ट्रंप ने ये जो रणनीति अपनी बनाई है वो अब काम करती हुई नहीं दिख रही है। अगला ये कि इलेक्शंस आने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि चारों तरफ से ट्रंप घिर चुके हैं, अब रणनीति नहीं है कि बाहर कैसे निकले। बिल्कुल, उनको देखिए वो ऐसा चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और अभी इस चक्रव्यूह का 7वां चक्कर तो छोड़िए, वो चौथे चक्कर में ही फंसे हुए हैं। ये इस तरह की ये उनका एक कह लीजिए उनकी खीज, उनका हताशा जो है वो दिख रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे वो बहुत ज्यादा जो राजनीतिक दबाव उन पे है। एक तरफ तो इलेक्शंस का जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से उनकी छटपटाहट दिख रही है, क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें वो पिछड़ती, इलेक्शन में पिछड़ती दिख रही है। उसके जो अपोजिशन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो इनसे बढ़ता दिख रहा है। तो एक तो वो छटपटाहट है, और इसीलिए देखिए इनकी रणनीति में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी हर्जाने की बात करते हैं, कभी नाकाबंदी की बात करते हैं, कभी बातचीत की भी बात करते हैं, इधर भभकी भी देते हैं। तो इनके कंसिस्टेंसी नहीं है इनके कथनी और करनी में,
उसकी वजह से ये और ज्यादा कह लीजिए एक ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं अमेजन के कि उससे निकलना इनको आ ही नहीं रहा है। और इस तरह के प्रॉब्लम, और ईरान ने ये इनकी जो नब्ज है वो पकड़ ली है। वो जान रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इलेक्शन में और जिस तरह से युद्ध का खर्च बढ़ रहा है, जी। युद्ध बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका के अंदर अब लेटेस्ट खबर ये आई है कि वहां जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो 1983 के बाद सबसे कम स्तर पे पहुंच गया है। 300 मिलियन बैरल मात्र वहां स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का बच गया है। तो ये दिखा रहा है कि अमेरिका का और ज्यादा छटपटाहट में, कहने को तो वो तेल बेच रहा है, गैस बेच रहा है, लेकिन उसके अपने जो रिजर्व हैं जो युद्ध के लिए इमरजेंसी में यूज होते हैं वो सोचिए इतना कम हो गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर गैसोलीन की प्राइस काफी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो उससे वहां की जनता भी त्रस्त है और वो कहीं ना कहीं इनसे छुटकारा पाने की स्थिति में वो एक एग्जिट अब जनता भी देख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप तो ईरान से एग्जिट की बात करते हैं, वहां की जनता अब जैसे सर्वे आ रहे हैं उसमें से दिख रहा है कि वहां की जनता अब राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी से भी एग्जिट चाहती है। हो सकता है नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देखिए उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 400 से ज्यादा सीटों के लिए इलेक्शन होगा, सीनेट के भी सीट का इलेक्शन होगा और बहुत ही थीन मेजोरिटी है राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का। तो कहीं ना कहीं ये जो इनके राजनीतिक दबाव दिख रहा है उस पे इसका असर हो सकता है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकले। और उसका ये है कि कभी वो सैंक्शन, देखिए ये हार जाने की जो बात की है ये कोई नया नहीं है, पहले भी इस तरह की बातें उन्होंने कई बार कर रखी है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है ईरान पे। बिल्कुल, अब उनकी बातों की कोई वैल्यू रह भी नहीं गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तबाही की तस्वीरें सामने आई है। ईरान हमलों के बाद अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है नई सैटेलाइट तस्वीरें। तो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें तबाही की तस्वीरें ने कहा जा सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों में जो तबाही हुई है वो इन तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। तो ईरान हमलों के बाद अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं ये नई सैटेलाइट तस्वीरें। तो ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है। और ये अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। अमेरिका का सैन्य ठिकाना भी पूरी तरह से यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ईरान हमलों के बाद अमेरिकी ठिकानों का क्या हाल हुआ है। तो पहले क्या था वो तस्वीर भी है और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर काउंटर अटैक्स नहीं हो रहे हैं। और मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज हम तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। चलिए माफ कीजिएगा, आपसे सवाल नहीं ले पाऊंगी। और देवनाथ सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये जो पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कि ये जो सोच, ये जो अविश्वास है ट्रंप पर, वो तब पैदा होता है जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरह से कैद कर लिया जाता है। और अब बाकी देश नहीं चाहते कि उनके साथ भी यही हो। शायद यही वजह थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जब एक तरह से पूरी तरह से नाकेबंदी की बात की जा रही थी तो नेटो देशों से मदद मांग रहे थे यहाँ पर ट्रंप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यानी वो अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो सोच है बहुत ही ज्यादा, ऐसा ना हो कि उनको भी कहीं इसी स्थिति में आना ना पड़ जाए। तो इसलिए अब बाकी देश जो हैं, नेटो के देश भी, वो भी विकल्प तलाशने की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ गीतू जी, देखो नेटो के देशों ने शुरुआती दौर में ही क्लियर कर दिया था कि वह इस युद्ध में अमेरिका के समर्थन में ईरान पर हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो का चार्टर 5 बोलता है कि जैसे अभी अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा है तो बाकी देशों को आकर अपनी कम से कम नेवी और एयरफोर्स के कुछ जहाज भेजने चाहिए। लेकिन नेटो ने बहुत क्लियर कर दिया कि नेटो का चार्टर 5 कहता है कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो बाकी जो नेटो देश हैं वो समर्थन में आएंगे। और ईरान ने तो अमेरिका की मेन लैंड पर हमला नहीं किया। ईरान ने जो हमला किया है वो तो एक अमेरिका का जो आउटपोस्ट है, डिटैचमेंट है मध्य एशिया पे, उस पर हमला किया है। और नेटो देशों को ये भी मालूम है कि देखो यूरोप का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पर्शियन गल्फ से कच्चे तेल का और गैस का आयात बहुत ही कम है। यूरोप महज अपनी जरूरत का 4 या 5% ही मध्य एशिया से मंगाता है। तो ऐसे में उनके ऊपर कोई ट्रेड या कमर्शियल प्रेशर भी नहीं है। नेटो देश जो है अपनी जितनी शक्ति है उसका भंडारण है
उसको आर्म्स अम्युनिशन को ऐसे भी यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट करना ज्यादा फ्रूटफुल मानते हैं। चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, इटली भी है, ये फ्रांस, ये सारे देश जो हैं अस्त्र शस्त्र को ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं? यूक्रेन की तरफ, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि यूक्रेन जो है वो जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं अजिताभ सर, और ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करता है, ट्रंप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। पहले एक बार मनोज सर का मैं रिएक्शन लेना चाहूँगी इसी खबर पर। मनोज जी मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? कुछ बोलिए। लगता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिक्कत है आज और मनोज जी से सवाल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अजिताभ सर जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप तो मजबूर हो चुके हैं। जिस तरह से अब परमाणु को लेकर कोई बात नहीं की जा रही, हालांकि जब वार्ता हो रही थी परमाणु को लेकर तो एक तरह से ईरान ने एक सुझाव भी दिया था कि हम ऐसा करते 5 से 10 साल तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर कुछ इसी तरह की बातें सामने आई थी, जो लग रहा था कि अगर उन बातों पर उस वक्त सहमति बन जाती तो बहुत ही ग्रेसफुली ट्रंप कहीं ना कहीं इस मैटर को सुलझा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए गीतू जी, बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। 5 महीने से ज्यादा युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध, और कई सारे ऐसे प्रस्ताव ईरान की तरफ से भी आए, क्योंकि ईरान की भी तबाही और बर्बादी में कोई अमेरिका ने कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो आर्थिक उसकी हो, चाहे वहां की जिस तरह के खबरें आती हैं कि IRGC के सैनिकों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, खाने के लाले पड़ रहे हैं ईरान के अंदर में, वो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और ये एक दिन या 4 महीने 5 महीने से नहीं हो रहा, पिछले 47 साल से अमेरिका ने जो सैंक्शन लगा रखी है, तो ईरान उससे तो ना तो हथियार इंटरनेशनल मार्केट से खरीद पा रहा है, ना वो अपने तेल बेच पा रहा है। आर्थिक नाकाबंदी इतनी जबरदस्त अमेरिका ने की है, तो निश्चित रूप से ईरान प्रेशर में तो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका ने शायद यही सोचा था कि जैसे वेनेजुएला में वो राष्ट्रपति को किडनैप करके एक तरह से ले आया, वैसा ही कुछ खेल यहाँ पे 48 घंटे में वो कर देगा। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान ने प्रूव कर दिया। और राष्ट्रपति ट्रंप की तबाही बर्बादी उनकी भी हुई है, ऐसा नहीं है। युद्ध का खर्च देखिए, अब खबरें आती अनऑफिशियली है कि 110 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। अमेरिका के 45 से लगभग उसके फाइटर जेट्स या रिफ्यूलिंग जो प्लेन है वो उसके तबाह हुए हैं। उसकी मिसाइल जो एक तरह से कहिए क्षमता घट गई है, 60% उसके इंटरसेप्टर नहीं है उनके पास। बिल्कुल, यानी तो ट्रंप की सर ये नीति बिल्कुल सही नहीं है। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा हो, देश का व्यापार अच्छा, आर्थिक नीति में बदलाव हो, और इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं बाकी देशों पर, 100% के करीब टैरिफ पास कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपना समय और अपना धन और अपने संसाधन सिर्फ जंग में बर्बाद करेंगे तो नहीं लगता किसी भी देश की तरक्की इससे हो सकती है। समय इतना ही था, धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।